उठ जा अपनी राख से, तू उड़ जा अब तलाश में, परवाज़ देख परवाने की, आसमां भी सर उठाएगा, आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा, ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा, जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाए। हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग कॉमर्स विनर विद गौरव। अगर आप अच्छा कुछ देख रहे हैं तो कॉमर्स विनर देख रहे हैं। बेटा इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग की। अगर किसी ने मेरा चैप्टर नंबर प्लानिंग नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां पर एक लिंक है आपको, जो मेरी प्ले लिस्ट का है, बीएसटी प्ले लिस्ट का, उसमें आपको मेरा चैप्टर प्लानिंग मिल जाएगा। मैं ऐसा इस वजह से बोल रहा हूं क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन केवल वही समझ सकता है जिसने मेरा प्लानिंग चैप्टर देख रखा है। चलो तो समझते हैं इस बात को। पहले प्लानिंग क्या मतलब समझ लो। जैसे मैंने डिसाइड किया था कि भाई मैं इस साल जो है अपनी टर्नओवर यानी कि जो सेल है बिजनेस की 1000 करोड़ करूंगा, लेकिन मुझे पता चला कि इतने सारे प्रोडक्ट को बनाने के लिए भाई एक टेक्निकल मशीन की जरूरत है, एक मशीन की जरूरत है। फिर उसे चलाने के लिए जो एम्प्लॉय आएगा वो भी टेक्निकल आएगा, तो मुझे लेकिन उसे परचेस करने के लिए क्या जरूरत है? पैसे की जरूरत है। किसकी जरूरत है? मनी की जरूरत है। तो मुझे एक बात बताओ कि प्लानिंग तो आपने कर ली, लेकिन अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप? अरेंजमेंट। आपने सर 1000 करोड़ की सेल अपनी इंक्रीज करने का सोच लिया, प्लानिंग कर ली, लेकिन उसको प्रैक्टिकल पॉसिबल बनाने के लिए अब आपको अरेंजमेंट करने पड़ेंगे। अरेंजमेंट किसका? मशीन का। अरेंजमेंट किसका? एम्प्लॉय का। अरेंजमेंट किसका? पैसे का। तो वो अरेंजमेंट ही कहलाता है क्या? ऑर्गेनाइजेशन करना। तो ध्यान से देखते हैं इंट्रोडक्शंस क्या है। आफ्टर प्लानिंग द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ ए मैनेजर इज ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि प्लानिंग करने के बाद मैनेजर का जो दूसरा स्टेप होता है वो क्या होता है? ऑर्गेनाइज करना। आफ्टर सेलेक्टिंग गोल, ऑब्जेक्टिव या एम, द नेक्स्ट स्टेप इज टू ऑर्गेनाइज ऑल द थिंग्स अकॉर्डिंगली, यानी कि कंपनी ने जो भी, मैंने आपको एग्जांपल बताया था, कंपनी ने जो भी अपने ऑब्जेक्टिव या गोल्स या एम्स जो डिसाइड कर रखे हैं वो प्लानिंग में करे होंगे, लेकिन अब उनको कंप्लीट करने के लिए, उनके फीजिबल यानी कि प्रैक्टिकल पॉसिबल बनाने के लिए आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ये बात समझ में आती है। फिर दूसरी बात क्या होती है ये देख लेते हैं। दैट इज, इसका मतलब क्या? ऑर्गेनाइजिंग मीन्स अरेंजिंग ऑल थिंग एज पर द ऑब्जेक्टिव बिजनेस। जो आपका बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है वो पूरा होना चाहिए। भाई सीधी सी बात है, जैसे एक कंस्ट्रक्शंस करती है कोई कंपनी, तो सीधी सी बात है क्या होता है? लेबर आएगी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, फिर रोड भी आएगी, बजरपुर भी आएगा, सीमेंट भी आएगा और ईट भी आएगी। आपने प्लानिंग कर ली कि मैं इस जगह पर बिल्डिंग बनाऊंगा, लेकिन उसे बनाने के लिए अब क्या करना पड़ेगा? अरेंजमेंट करना पड़ेगा। किसका? पैसे का भी, मिस्त्रियों का भी, मशीन का भी और मटेरियल का भी। तो वो जो अरेंजमेंट है उसको हम ऑर्गेनाइजिंग बोलेंगे। ये बात समझ में आती है? करो कॉपी। ठीक, करते हैं स्टार्ट आगे। तो बेटा समझते हैं इसको, जरा ध्यान से देखते हैं। इट इज एन एक्टिविटी, ऑर्गेनाइजिंग यानी कि अरेंजमेंट करना जो होता है वो एक तरह से एक एक्टिविटी होती है जिससे क्या डिसाइड किया जा सकता है? फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क का मतलब क्या? कि मुझे एक बात बताओ, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल पर्सन रन कर सकता है? नहीं कर सकता। तो जैसे अब कंपनी, मैं टॉप लेवल, मैं मैनेजर में, यानी कि मैं मालिक हूं, मैंने डिसाइड करा मेरी सेल इंक्रीज होनी चाहिए, तो मैं ये बर्डन किस पर दूंगा? मैं ये बर्डन दूंगा जो हमारी कंपनी के सेल एक्सपर्ट होंगे। अब सेल एक्सपर्ट किससे कहेंगे? भैया प्रोडक्ट बनेगा, मैन्युफैक्चर होगा, तो मटेरियल क्या करा जाएगा? परचेज। तो वो किस पर बर्डन डालेंगे? वो परचेज डिपार्टमेंट पर डालेंगे जो परचेज के एक्सपर्ट होंगे। ठीक है, अब बात हो गई परचेज करके मैन्युफैक्चर्स भी हो गया, उससे पहले क्या आएगा? मार्केटिंग, यानी कि इसकी मार्केटिंग भी करी जाएगी। बहुत अच्छी बात है। तो मार्केटिंग जो एक्सपर्ट्स होंगे वो भी करे जाएंगे। फिर उसको सेल करने के लिए क्या क्या स्कीम्स या पॉलिसीज बनानी चाहिए, तो उसमें भी जो एक्सपर्ट्स होंगे वो उनको भी क्या करा जाएगा? शामिल किया जाएगा। तो ये बात समझ में आती है। अब ये क्या काम करेंगे? जो सेल, सपोज करो सेल में जो एक इंसान है जिसे हम बोल देते हैं सुपरवाइजर, ऐसी परचेज के अंदर है, मार्केटिंग के अंदर है और पॉलिसीज के अंदर भी है। ये बात समझ में आती है। तो ये किससे काम करेगा? ये अपने एम्प्लॉय से काम कराएगा। किससे? एम्प्लॉय से। ये बात समझ में आती है। जो सेल सुपरवाइजर है वो अपने एम्प्लॉय से कहेगा, जो परचेज सुपरवाइजर है वो अपने एम्प्लॉय से कहेगा। ऐसी मार्केटिंग का और ऐसी ही पॉलिसी मेकर का। ये बात समझ में आती है। तो इस तरह की जो प्रिपरेशंस करी जाती है कंपनी में, एक काम को अलग अलग बांट दिया जाता है, तो उसे बोलते हैं फ्रेमवर्क, यानी कि कौन किसे काम करेगा, कौन किसे किसे क्या काम दिया जाएगा। ये बात समझ में आती है। इसके बाद स्ट्रक्चर समझते हैं, इसको राइट डाउन कर लो, एग्जाम्पल के तौर पर याद रहेगा। जल्दी करें, प्लीज कीप वॉच माई वीडियो। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनते हैं। जब प्लानिंग भी हमने कितनी करी होंगी? एक से ज्यादा प्लानिंग होती है, ठीक है, क्योंकि अल्टरनेटिव्स भी लेके चलने पड़ते हैं।
तो मुझे वो बताओ, जो हमारे फ्रेमवर्क्स जो होते हैं, यानी कि किस किस तरीके से किस किस को काम करना है, वो भी क्या होंगे, एक से ज्यादा होंगे। तो कौन सा फ्रेमवर्क सबसे बेस्ट है, वो कैसे सेलेक्ट करेगी कंपनी, वो सेलेक्ट करेगी इन स्टेप से। ये जो मैं स्टेप्स आपको करा रहा हूं, स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि इसकी हेल्प से वो डिसाइड करेगी कि कंपनी को कौन सा अपना फ्रेमवर्क या स्ट्रक्चर सेलेक्ट करना है अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो पहला क्या है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ऑफ वर्क टू परफॉर्म। सबसे पहले पहचानना पड़ेगा किस चीज के लिए, कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि हमें इस साल अपनी सेल इंक्रीज करनी है। अब सेल भी बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, सपोज करो कोई मार्कर बेचता है, कोई व्हाइट बोर्ड बेचता है, कोई मोबाइल बेचता है, कोई अपने इलेक्ट्रिसिटी आइटम्स सेल करता है। तो पहले पहचानो किसको, आइडेंटिफाई करो, फिर डिवीजन ऑफ वर्क टू परफॉर्म, यानी कि उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दो। डिवीजन का मतलब क्या, वही जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो सेल्स डिपार्टमेंट का, जो आपका सेल्स डिपार्टमेंट का होगा वो सेल की बातें देखेगा, जो फाइनेंस से रिलेटेड आपके एम्प्लॉयज होंगे वो फाइनेंस से रिलेटेड देखेंगे, यानी कि जो एम्प्लॉय जिस लेवल पे जो एक्सपर्ट है केवल वो ही काम देखेगा। तो पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें किस वर्क की ज्यादा जरूरत है, फिर वो वर्क उसको हम क्या कर देंगे, हैंड ओवर कर देंगे। ओके, दूसरा क्या है, डिपार्टमेंटलाइजेशन। क्या होता है डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब, आपने कभी कभी देखो जब आप शोरूम में जाते हो तो ऐसे कुछ 3 लेवल्स बने हुए हैं यहाँ पर हमारे इस एग्जांपल में। पहला जो ग्राउंड फ्लोर वो किसका है, किड्स का, फिर किसका, मेल, फिर किसका है, फीमेल का। यानी कि ये सीधा आपको एक बात बता रहा है, अगर बच्चों के कपड़े चाहिए तो यहाँ पर जाओ, मेल के चाहिए तो यहाँ पर, और फीमेल के चाहिए तो यहाँ पर। यानी कि हमने अपने काम को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। किस रूप में, कि जो एम्प्लॉय जिसका एक्सपर्ट है, अब जो किड्स से रिलेटेड एक्सपर्ट है वो किड्स में यहाँ पर मिलेगा डिपार्टमेंट में, जो मेल कपड़ों से एक्सपर्ट है वो मेल में मिलेगा, जो फीमेल से है वो फीमेल से मिलेगा। तो ये 2 स्टेप्स अभी हमने किस चीज के लिए सीखे हैं, जिससे कि कंपनी ऑर्गेनाइजेशंस जो अपना फ्रेमवर्क को सेलेक्ट करने के लिए स्टेप को फॉलो करेगी। ये बात समझ में आ रही है, राइट डाउन करो प्लीज इसे, और कीप वॉचिंग माय वीडियो, कंटिन्यू। तो फर्स्ट स्टेप बेटा हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने जो फर्स्ट स्टेप में है वो आइडेंटिफाई किया था वर्क डिविजन, ये बात समझ में आता है। दूसरा हमने क्या किया था, डिपार्टमेंटल बना दिए थे। अब डिपार्टमेंट क्या, जो सेल्स है, तो जो आपका सेल मैनेजर है वो सेल्स डिपार्टमेंट को संभालता है, आपका कोई परचेजिंग डिपार्टमेंट का संभालता है, कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट को संभालता है, कोई किसको, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को संभालता है। ठीक है, तो ये तो 2 स्टेप हम कर चुके। तीसरा स्टेप क्या है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। अब सीधी सी बात है, जो सुपरवाइजर है या डिपार्टमेंट का जो सुपरवाइजर है, जो मैनेजमेंट ने सेलेक्ट कर रखा है एज ए सुपरवाइजर, अब उसके नीचे क्या करते होंगे, कुछ एम्प्लॉइज काम करते होंगे। क्या करते होंगे, कुछ एम्प्लॉइज काम करते होंगे। तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने किसको बताया, वो बताया सुपरवाइजर को। सुपरवाइजर किसको बताएगा, अपने एम्प्लॉइज को, कि भाई कि इस काम को इस तरीके से आपको करना है। तो यही बोला जाता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। जैसे ये सेल डिपार्टमेंट, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट और ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो ये सुपरवाइजर है मैंने जो बड़े बनाए हैं, क्लियर। अब इनके नीचे ये एम्प्लॉइज काम करते हैं। तो अब ये क्या काम करेंगे, जो भी इन्होंने अपने ऑन पेपर्स वर्क बना रखा है, क्यों, क्योंकि हम बोला हुआ ओरली जो होता है वो ज्यादा देर तक रिमाइंड नहीं रख सकते, यानी कि याद नहीं रख सकते। तो जो लिखित में होती है, जैसे बोलते हैं फॉर्मल एक एग्रीमेंट, ऊपर से चलता है वो लिखा हुआ, सारी ड्यूटीज वगैरह कैसे, कौन सा काम किस किस तरीके से करना है। तो ये अपना सुपरवाइजर किसको दे देंगे, अपने एम्प्लॉइज को दे देंगे। तो इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। तो पहला क्या हो गया, आइडेंटिफाई करना वर्क का। दूसरा क्या, डिपार्टमेंटल प्रिपेयर करना। तीसरा क्या है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, यानी कि सुपरवाइजर अपनी जो एम्प्लॉइज ने ड्यूटीज दे देंगे कि आपको क्या क्या काम करना है। राइट डाउन करो प्लीज, कीप वॉचिंग माई वीडियोज, कंटिन्यू। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें। 4th पॉइंट आता है आपका एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब आपने क्या काम करा, पहला क्या आइडेंटिफाई कर लिया वर्क का है, जो दूसरा है वो हमने क्या काम कर दिया, डिपार्टमेंटल प्रिपेयर कर लिए। तीसरा जो है वो क्या कर दिया, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, यानी कि जो सुपरवाइजर है उन्होंने अपने एम्प्लॉइज को ड्यूटी दे दी। लेकिन एक 4th, मुझे एक बात बताओ, सपोज करो मैंने अपने एम्प्लॉइज को ड्यूटी दे दी कि भाई आपको ये वर्क करना है, ठीक है। अब एम्प्लॉय क्या काम करेगा, भाई उसे तो मंथली सैलरी मिलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, उसने अपने काम अच्छी तरीके से नहीं किया, क्योंकि कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ना किसी को रिपोर्ट देनी है। तो मुझे बताओ कि मैं एज ए मालिक क्या मैं अपने गोल को अचीव कर पाऊंगा, नॉट पॉसिबल। तो इसलिए 4th स्टेप का जन्म हुआ, जो क्या लिखता है, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, यानी कि जो ये सुपरवाइजर, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये कौन है,
ये सेल्स डिपार्टमेंट का एचओडी है, जिसे सुपरवाइजर बोल सकते हैं। बी क्या हो गया, ये परचेज डिपार्टमेंट का सुपरवाइजर है। और सी मार्केटिंग डिपार्टमेंट का। ठीक है, इसने नंबर 1 एम्प्लॉइज को क्या दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि भाई क्या जो तुम्हारा वर्क है उसे तो मैं चेक करूंगा ही करूंगा, लेकिन आपको जो सेकंड और थर्ड नंबर के जो एम्प्लॉइज हैं उनका वर्क भी लेना है, देखना है कौन वर्क किस किस तरीके से कर रहा है, एज पर ड्यूटी जो असाइन करी गई है उसके अकॉर्डिंग कर रहा है या नहीं करना। देन उसके बाद मुझे रिपोर्ट देनी है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ऐसी बी डिसाइड कर रखा है, ऐसी सी ने डिसाइड कर रखा है। तो ये क्या कर रखा है, रिलेशनशिप, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप मैंडेटरी है एस्टेब्लिश करना किसी भी काम को कंप्लीट कराने के लिए। ये बात समझ में आती है। अगर ये रिलेशनशिप नहीं होगी तो एम्प्लॉइज क्या सोचेगा, किसी को रिपोर्ट नहीं करनी है, मुझे कोई डर नहीं है, कोई ऊपर सुपरवाइज करने वाला नहीं है, काम करो या मत करो, सैलरी तो हमें मिल ही जाएगी। तो काम एम्प्लॉय नहीं करेगा। ये बात समझ में आती है। और मालिक का नुकसान हो जाएगा, वो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाएगा। प्लीज राइट डाउन और कीप वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। तो सिंपल वर्ड में कैसे हम इसको लेके चलते हैं, देखो फर्स्ट क्या है, प्लान। क्या किया हमने, प्लान किया है किसके लिए, कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, इसको पाने के लिए, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम कुछ प्लान करते हैं। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है, अब प्लान तो कर लिया भाई, प्लान तो कर लिया, लेकिन अब काम भी तो करना है। तो हमने आइडेंटिफाई किया और वर्क को बांट लिया, यानी कि वर्क हमारा क्या है और किस किस को देना है वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया और डिवीजन कर लिया। किसमें, स्टेप 2 में। 3 में क्या काम करा हमने, जो सिमिलर वर्क थे, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल के थ्रू कराया था, अगर बच्चों से रिलेटेड है तो वो किड्स में जाएंगे, मेल से रिलेटेड तो मेल, और फीमेल से रिलेटेड तो फीमेल से, यानी कि जो मैचिंग वर्क जो है उसके लिए हमने एक डिपार्टमेंट बना लिया। क्या बना लिया, डिपार्टमेंट। ठीक है, जिसे हम डिपार्टमेंटलाइजेशन बोलते हैं। फोर्थ क्या है, केवल यहां तक काम नहीं चलेगा, अब आपने क्या करा, ड्यूटी, यानी कि ड्यूटी प्रोवाइड करी है। किसको, अपने एम्प्लॉइज को। कौन करेगा, जो उनका सीनियर होगा। उनका सीनियर कौन होगा, जस्ट सुपरवाइजर। क्लियर। और फिफ्थ क्या होता है, ड्यूटी ही देने से कुछ नहीं होगा भैया, उनसे रिपोर्ट भी तो लेनी पड़ेगी, बिना रिपोर्ट के कुछ भी नहीं हो सकता। तो इस वजह से हमने एक और कर दिया, एस्टेब्लिश रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, या रिलेशनशिप और लिख लेना। ये बात समझ में आती है। आप इसे सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हो। कैसे, ऑर्गेनाइजेशन इज अ प्रोसेस, organization is a process, identified and division of work, comma, departmental as per the nature of business, assignment of duty and establishing reporting relationship। बन गई एक डेफिनेशन टेक्निकल वे में। तो ये हमने पार्ट में क्या करा, एक डेफिनेशन सीख ली है। अगर आपके पास एक डेफिनेशन आती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, तो आप इसको लिख सकते हैं। ये बात समझ में आती है। प्लीज मेरी वीडियो कंटिन्यू देखते रहें। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही, कि इसमें मैंने बस आपको ऑर्गेनाइजिंग का मतलब समझाया है, जिससे कि आप अच्छी तरीके से इसको समझ सकें। नेक्स्ट क्लास में न्यू वीडियो के साथ मिलेंगे। ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।